विकास विकासशील जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। वस्तुतः विकास में है क्या? वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूप का विकास एवं जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास को पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। जीवन की उत्पत्ति जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में मापा गया है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर हैं और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीजों की को जब देखते हैं तो हमें तुरंत दिख जाती है, चूंकि वे वर्तमान काल की है। इसी तरह से जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। ब्रह्मांड विशाल है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ यानी 200 बिलियन वर्ष पुराने है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारे और गैसों के बदलाव एवं धूल समाहित रहते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बिग बैंग नामक महाविस्फोटक का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोटक का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई। कुछ समय तक हाइड्रोजन और एवं हीलियम गैस बनी। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष यानी 450 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुए। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को H2 तथा O2 हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर भर गए, जिससे महासागरों की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन वर्ष के बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि अंतरिक्ष से ही आया है। पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई। पृथ्वी जिनमें एक थी। कुछ खगोलीय वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया सर्वबीजाणु को अभी भी अपना मन पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। काफी समय तक यह भी माना जाता रहा गया कि जीवन क्षयमान है, सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ। यह स्वतः जनन स्पोंटेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत था। लुईस पास्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल
कर आता है। उसने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत ईस्ट से जीव नहीं पैदा होते, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इसी प्रकार से स्वतः जन्म सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से यह उत्तर नहीं मिलता कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। रूस के ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हॉल्डेन नामक वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु, उदाहरण आरएनए, प्रोटीन इत्यादि से आया हुआ हो सकता है, और जीवन की वह उस रासायनिक विकास के घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संगठनों से विविध कार्बनिक अणु का वैक्यूम पंप, इलेक्ट्रोड, स्पार्क डिस्चार्ज गैसें CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O जल और H2 हाइड्रोजन, जल बाहर संघनित जल अंदर, जल बिंदु कार्बनिक यौगिक वाला जल, उबलता जल, पास में द्रव मिलकर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण दिखाया गया है। मिलर के प्रयोग का आरेखीय निरूपण गठन हो सका। उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त ज्वालामुखीय तूफान वाली तथा वायुमंडल में स्थित मीथेन, अमोनिया आदि की कमियों वाली थी। एक अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थितियां पैदा की। चित्र 7.1 इसने एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, नाइट्रोजन क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं का अंतर्वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थानों पर ऐसी घटना घटित होती रही होगी। सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ा बहुत मात्रा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है। हमें यह आभास ही नहीं है कि जीवन का स्वतः प्रतिकृतिक्षम चपाचपाई के शुल्क कब पैदा हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप 3,300,3,000,000,000 वर्ष पूर्व पैदा हुआ होगा। वे भीमकाय अणु, RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइडों के रहे होंगे। ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। आजीवात जनन अर्थात जीवन की आजीवों से उत्पन्न के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। फिर भी एक प्रकार बन चुकने वाले किसी प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की। इस पर आगे चर्चा की गई है। जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं बल्कि उन जीव रूपों से भी समानताओं रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी। अब बहुत सारी जीव रूप जीवित
रूप जीवित विद्यमान नहीं है। यहाँ पर धरती में जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव पैदा होते गए। यहाँ पर जीव रूपों की धीमा विकास होता रहा। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्न निहित होती रही, जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जनन क्षम भी बना सकी। दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती है। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिकांश संतानें हुई, अंत में उनका वर्ण होता गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण चुनाव का नाम दिया और इसे विकास की प्रतिमा के रूप में लागू किया। आइए एक प्राकृतिक वैज्ञानिक एल्फ्रेड वालेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने आर्क के पेलोग पर काम किया। इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास ही यही निष्कर्ष निकाला। समय गुजरने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयों, युगों, अवधियों और कालों में विद्यमान थे। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ता हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। विकास के प्रमाण क्या हैं? पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के प्रमाण कई हैं। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप से जीवन के कठोर अंग के अवशेषों में विद्यमान है। चट्टानों अवसाद या तलछट से बनी होती हैं और भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देता है कि एक तलछट पर दूसरी तलछट की पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। भिन्न आयु के चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। चित्र 7.2 वे विलुप्त जीवों जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपयुक्त ट्राइसेरेनोसॉरस, टर्नेडोन और क्रोकोडाइल, आर्केयोप्टेरिकस और स्टेगोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस। डायनासोर के वंश वृक्ष और उनकी आवाज के मिलते जुलते जीव जैसे मगरमच्छ और पंछी का चित्र दिखाई गई है। अध्ययन बतलाते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पहले ओंटोलॉजिकल पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है। क्या तुम्हें याद है कि जीवाश्मों की आयु की गणना किस प्रकार की जाती है? रेडियो एक्टिविटी निर्धारण और इसके सिद्धांत क्या हैं? विकास के लिए गुणात्मक समर्थन भी अर्नेस्ट हेकले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रक्षेपण पर आधारित थे, जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए जाते थे, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। उदाहरणतः मनुष्य सहित सभी कशेरुकी जंतुओं के भ्रूण में सिर के ठीक पीछे अवशेषी गलफड़ों की श्रृंखला विकसित होती है। गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं तथा किसी अन्य वयस्क कशेरुकी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं, परंतु यह वास्तव में कार्ल अर्नेस्ट बेयर द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरता। तुलनात्मक
विज्ञान शारीरिक या आकृति विज्ञान आकारिकीय आज के जीवों में तथा वर्ष पूर्व विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता तथा विभिन्नता दर्शाता है। इसी प्रकार की सामान्यताओं को साझे पूर्वज के साथ के रिश्ते के रूप में जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव सभी स्तनधारी अग्रपाद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। ये यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि प्रगंडिका ह्यूमरस, प्रकोष्ठिका रेडियस तथा अतः प्रकोष्ठिका अल्ना, मणिबंधिका कार्पेल्स, कर्भिका मेटाकार्पल्स तथा अंगुलिस्टिका फेलोजेंस आदि भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही रचना भिन्न रूप ले लेती है। ये अपसारी विकास है और यह संरचना समजातीय होती है जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। इसी घटना को समजात कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क की है। इसी प्रकार से पेड़ों में भी बोगनविलिया एवं क्यूकरबिटा के कांटों एवं प्रोतानोट्रेडियल्स में भी समजातता का प्रदर्शन दिखता है। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थितियों को दिखलाती है। पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनके पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके अलावा अनुरूपता एवं तुल्य रूपता का उदाहरण ऑक्टोपस, अष्टभुज तथा स्तनधारियों की आंखों की है। वे पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पंचों क्लिपर्स के अनुरूपता है। कई तर्क दे सकता है कि सामान्य आवासीय विशेषताओं के कारण जीव के समूहों ने समान अनुकूल विशेषताओं को चयनित किया, क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे। फिर भी उनकी अनुरूपता का आधार अभिसारित विकास है। ठीक इसी प्रकार के समजातता भी अपसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण संकर, कंदी, जड़ मूल रूपांतर तथा आलू तना रूपांतर है। चित्र 7.3 है। समजात अंगों के उदाहरण अ और ब, अ वाले में पौधे और ब वाले में जानवर के दिखाए गए हैं। ये कांटा बोगेनविलिया, प्रोतान, क्यूकुरबिटा, मानव, चीता, व्हेल और चमगादड़ के मानव के हाथ चीता के दिखाए गए हैं। व्हेल के लिए और चमगादड़ के लिए हाथों का दिखाया गया है। और वाले में श्वेत पंख और काले पंख वाले शलभों के वृक्ष के तने पर के चित्र। अ वाले में प्रदूषण रहित और ब वाले में प्रदूषण क्षेत्र में पाए जाने वाली दृश्य को प्रकट किया गया है। तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीन एवं जीनों की कार्य दक्षता की समानताएं विविध जीवों की निश्चित क्रियाशीलता एवं एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती हैं। जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती हैं। जैसा कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में थी। मनुष्य ने पादपों तथा पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल तथा सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया तथा खेती, फसलें उगाई। इन सघन प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा नस्लें तैयार हुई जो कि अन्य वंश प्रकारों से भिन्न थी, जैसे कुत्ता, लेकिन फिर भी वह उसी समूह से है। यह तर्क दिया जा रहा है कि यद्यपि मनुष्य 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है, तो प्रकृति भी यही कार्य लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकती। प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड में शलभों माथ के संग्रह का है। शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि औद्योगिकीकरण शुरू होने के पूर्व अर्थात 1850 ईस्वी से पहले यदि संग्रह किया जाता तो फेफड़ों पर श्वेत पंखी शलभ गहरे वर्णों के शलभों की अपेक्षा
संख्या में अधिक होते। अब औद्योगिकीकरण के पश्चात 1920 में किए गए संग्रह यह संकेत देते हैं कि ठीक उसी क्षेत्र में गहरे रंग के शलभ अधिक अधिक संख्यक थे, अर्थात अनुपात उलट हो गया। इस प्रेक्षण का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया। औद्योगिकीकरण के बाद वाली अवधि में उद्योगों के धुएं और कालिख के कारण पेड़ों के तने काले पड़ गए। इसी कारण शलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले शलभ बच गए और श्वेत शलभ अधिक मारे गए। औद्योगिकीकरण के पूर्व वृक्षों पर श्वेत लाइकेन उगा करते थे और इस पृष्ठ में श्वेत शलभ बच जाते थे और काले शलभ शिकारियों की पकड़ में आ जाते थे। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिकी प्रदूषण के सूचक होते हैं? ये प्रदूषण स्थानों में नहीं उगते, इसलिए शलभ इनके छद्मावरण में सुरक्षित रह पाते थे। इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां औद्योगिकीकरण नहीं हुआ, अश्वेत शलभों की संख्या कम थी। मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बचा रहा और उसकी संख्या बढ़ती गई। याद रहे कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार शकनाशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समय अवधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित होती है, जिनके लिए हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयों को सुख केंद्रित यूकैरियोटिक जीवों कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द ही, यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों में समय अवधि में ही प्रतिरोधक जीव कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। यह एक मनोदभावी क्रियाओं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसंभाव्य क्रम है जो प्रकृति के संयोग और अवसरधारी घटना है और जीवों के संयोजन उत्परिवर्तन म्यूटेशन पर आधारित है। 1, 2, 3 और 4 स्थितियां दिखाई गई हैं। ये पिंच पंछियों की चोंच की विविध जो डार्विन ने गैलेपोंगस द्वीप में देखी। अनुकूली विकिरण क्या है? डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलोपोंगो द्वीप गए थे, जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचि बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया डार्विन पिंच ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पिंच भी पाई जाती हैं कि जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ये पंछी मूलतः बीजभक्षी विशेषताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलाव के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के रूप में उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीटभक्षी एवं शाकाहारी पिंच बना दिया। चित्र 7.5 एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूलित विकिरण एडोप्टिव रेडिएशन कहा गया। डार्विन की पिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण है प्रस्तुत करती है। एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स शिशुधानी प्राणियों का है। अधिकांशतः मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। चित्र 7.6 थे एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुई और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपों के अंतर्गत हुई है। जब एक से अधिक अनुकूलित विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तानी जंतु भी इसी प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूल विकिरण
करती हैं, जिनमें से प्रत्येक मूल खाते मार्सुपियल, उदाहरण के लिए अपरास्तानी भेड़िया तथा तस्मानी वुल्फ मारासुपियल के समान दिखते हैं। सरकरा ग्लाइडर, तस्मानियाई भेड़िया, बाघ बिल्ली, शिशुधानी छछूंदर, कोआला, चीता, चीटीखोर, शिशुधानी चूहा, बैड कीटी। शिशुधानी विकिरण में ऑस्ट्रेलिया के बम्बूबट और कंगारू के दृश्य दिखाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विचरण का दृश्य है। जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों के अपनी चयापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूलतः तत्व प्राकृतिक चुनाव है। नए स्वरूप के प्रघटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबंध है। वे रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है और 1 घंटे के भीतर करोड़ों विष्ट बन जाते हैं। जीवाणु, मान लीजिए कि एक कॉलोनी एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है। माध्यम घटक संघटक विशेष बदलाव जीव संख्या, मान लीजिए बी को केवल वह अंश सामने लगाया जो कि नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। एक समयावधि के दौरान यह परिवर्तन अन्यों से बाजी मार लेते हैं और एक नई प्रजाति के रूप में प्रकट होती है। यह कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक यही बात एक मछली या कुक्कुट मुर्गी के लिए लागू होती है, जो लाखों वर्ष लेगी, क्योंकि उसकी जीवन अवधि वर्षों लंबी होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक की अपेक्षा बी की उपयुक्त बेहतर प्राकृतिक उपयुक्तता को चुनती है। हमें यह अवश्य याद रखना है कि यह तथा कथित उपयुक्तता उन्हें विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती हैं। अतः चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवांशिक आधार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है, इसका आनुवांशिक आधार होता है अनुकूलनशीलता, और प्राकृतिक द्वारा वर्ण की अंतिम परिणाम उपयुक्तता होती है। सार्वजनिक अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास के डार्विनवाद को 2 मुख्य संकल्पनाएं हैं। अधिक स्पष्टीकरण हेतु देखें चित्र 7.7 और 7.8। डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लामार्क ने कहा था कि जीव रूप का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया, जिसमें ऊंचे पेड़ों के फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया। इसी लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशेषता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान किया और वर्ष बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन को प्राप्त किया। आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं करता। क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है? आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन, यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के वर्ण परिणामों की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि हम विकास के प्राकृतिक चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रमों के अंतिम परिणाम के रूप में। यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों ने डार्विन को प्रभावित किया
हो। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास परीक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। वस्तुतः दो समष्टियां एक जैसी नहीं होती, यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक। चित्र 7.7 ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी और अपरा स्तनधारियों का अपसारी विकास दर्शाने वाला चित्र दिखाया गया है। ये अपरा स्तनीय ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी छछूंदर शिशुधानी स्तनीय छछूंदर चींटी खोर नेम्बड चींटीखोर चूहा शिशुधानी चूहा लैम्बर धब्बेदार कसकस उड़न गिलहरी उड़न पैलेंजर बैब कैट तस्मीनियाई टाइगर कैंट भेड़िया तस्मीनियाई भेड़िया का प्रक्रम ये चित्र में दिखाई गई है। एक जैसे दिखते हैं, तथापि अधिकतर विविधताएं वंशागत होती हैं। यद्यपि वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप से जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ी सकती है यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे। इस तथ्य को बैक्टीरियाई जीव संख्या की वृद्धि में देखा जा सकता है और यह तथ्य की वास्तविकता में जीवन संख्या की का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। केवल कुछ ही दूसरे की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाते हैं जो कि स्वयं नहीं फल फूल उन्नति कर सकते हैं। डार्विन की नूतनता एक वैचारिक प्रगल्भता अंतर्विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती हैं और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती हैं, पर्यावरण से बेहतर अनुकूल करती हैं, केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती हैं कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतति छोड़ जाएं। इस प्रकार से एक समयावधि के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी अधिकाधिक संततियां छोड़ी जाएंगे और वे जीव संख्या की विशेषताओं में एक बदलाव होंगे और इसी तरह पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। विकास की क्रिया विधि, विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्रारूप फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं, डार्विन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इसी विषय में चुप्पी ही साधी। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डीवेरिज ने इवनिंग प्राइम रोंज पर काम करके म्यूटेशन उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया। म्यूटेशंस का अर्थ है जीव संख्या में साहस आना वाले बड़े बड़े परिवर्तन। इनका मत था कि ये बड़े से उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, न कि छोटी छोटी विविधताएं जिन पर डार्विन ने बल दिया था। उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी छोटी और दिशावान। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है जबकि ड्यूवेरिज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति स्पीशीज की उत्पत्ति का कारण है। इन्होंने इसे सॉल्टेशन विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम बताया। सम्मिश्र अनुवांशिकी में किए गए बाद के अध्ययनों से इसमें स्पष्टता आ गई। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील युग्म विकल्पी आवृत्तियां और उनके लोकस स्थल सुस्थिर होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीन कोश कुल जीव संख्या में जीन व उनके युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तन रहते हैं। इस अनुवांशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं तथा विशिष्टगत आवृत्तियों को PQ आदि कहा जा सकता है। द्विगुणित में P तथा Q अलील A तथा अलील स्मॉल a की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जीव संख्या में एक की आवृत्तियां साधारणतः P स्क्वायर होती हैं। ठीक इसी प्रकार से की आवृत्तियां Q स्क्वायर होती हैं और A स्मॉल a और 2PQ होती हैं। तब P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर बराबर 1 हुआ।
यह p प्लस क्यू का होल स्क्वायर की द्विपद अभिव्यक्ति व्यक्त है। ठीक यही जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षाकृत मान से भिन्न होती है, यह भिन्नता दिशा विकासीय परिवर्तन की व्यापकता को संकेत देती है। आनुवांशिक साम्यता में भिन्नता जैसे कि एक जीव संख्या में अलील की आवृत्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकास होता है। 5 घटक हार्डी वेन वर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। ये है जीन पलायन या जीन प्रवाह, अनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक पुनर्योग तथा प्राकृतिक वर्ण। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियां भी बदल जाती हैं। ये दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है। नई समष्टि में नए जीनों और अलीलें युग्म विकल्पी जोड़े दी जाती हैं और पुरानी समष्टि ये घट जाती हैं। यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है। यदि वह शिखर ऊंचा और सकरा होता जाता है। चित्र अ वाले में प्राकृतिक वर्ण द्वारा पसंद फिनोटाइप मध्यम साइज के विशिष्ट पसंद किए जाते हैं। फिनोटाइप वाले विशिष्टियों की संख्या शिखर एक दिशा में को सरकता है। ब वाले में 2 शिखर का रूप दिखाया गया है। स वाले में अस्थायी कारक एवं दिशात्मक और विदारक लक्षणों की प्राकृतिक वर्णन की सक्रियता का आरेखीय प्रतिरूपण प्रदर्शित किया गया है। परिवर्तन संयोगवश होता है जो अनुवांशिक अपवाद जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी अलील आवृत्ति का यह परिवर्तन समष्टि के नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है कि वह न्यूनतम प्रजाति स्पीशीज हो जाती है। मौलिक अपवाहित समिष्ट संस्थापक बन जाती है और इसी प्रभाव को संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तन का वर्ण होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइपों दृश्य प्रारूपों का अभिभाव होता है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजातीय स्पीशीज की उत्पत्ति हो जाएगी। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीव सम वंशानुगत विविधता को जन्म के अधिक अवसर मिलाते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। तार्किक विश्लेषण हमें विश्वास दिलाता है कि उत्परिवर्तन या युग्म को उत्पादन के दौरान कुछ पुनर्योजन या जीन अपवाह का परिणाम होता है। जीन आवृत्ति या अलील का आगामी पीढ़ी में परिवर्तन जनन की सफलता के सहारे से प्राकृतिक वर्ण इसको भिन्न समष्टि का आभास दे देता है। प्राकृतिक वर्ण स्थायित्व प्रदान करता है। विशिष्टों को लक्षण प्राप्त होना, दिशात्मक परिवर्तन या विदारण डिसरप्शन को वितरण वक्र के दोनों सिरों में होता है। चित्र 7.8 विकास का संक्षिप्त विवरण। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। विशाल बृहदाणु और गैर कोशिकीय पुंज झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ, इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही। इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन O2 को मुक्त करने की क्षमता थी। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रही होगी, जहां पर पानी संग्रहित होकर सारे सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होती है। यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने एवं क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछलियां संभवतः 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। हमने पहले भी बताया था कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुआ वे पादप थे। जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब वे पादप धरती पर खूब फैल चुके थे। मजबूत एवं दृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थीं
ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ था। सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सिलाकेथी थी, जिसे विलुप्त माना गया था। ऐसे प्राणियों को लोबोफिन पालीपरव कहा गया, जो कि पहले उभयचर प्राणियों के रूप में विकसित हुए और जो जल एवं थल दोनों पर ही रहे। हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युगों के प्राणी मेढक एवं सैलामेंडर सरट जीवों के पूर्वज थे। यही उभयचर प्राणी सरीसृपों के रूप में विकसित हुए। ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते। एक बार फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी कच्छप, कछुआ तथा मगर, क्रोकोडाइल या घड़ियाल ही देख सकते हैं। अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार एवं आकृति वाले सरीसृपों ने पृथ्वी पर आधिपत्य सिनोजाइक, चतुर्थ, तृतीय, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादप, एक बीजपत्रीय, क्रीटेसस, स्फिनोसिब्ड, हार्सेटल्स, जिंकगोस, नीटेल्स, द्विबीजपत्रीय, मीसोजोइक, जुरासिक, शासकीय लाइकोपैड्स, परांग, सकुवस, साइकेडस, ट्राइएसिक, पर्मियन, वृक्षसम लाइकोपोड्स, कार्बोनिफेरस, बीजी परांग, जिम्नोस्पर्म, पैलियोजोइक, डोविनियस, साइलोनोफाइटोन, साइलुरेरिया और जोएस्टोरिफिलम, राइन की प्रारूपीय पौधा, ट्रेकियोफाइट पूर्वज, क्लोरोफाइट पूर्वज। भूवैज्ञानिक कालों से होकर पादपों के विकास का चित्र 7.9 में दिखाया गया है। कायम किया विशाल परागफन या टेरिडोफाइटा उपस्थित थे, किंतु वे सभी धीरे धीरे मर कर कोयले के भंडार बन गए। इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप जैसे इक्वाथोयोसायस के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इनमें सबसे बड़ा अर्थात ट्राइरेनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए। हमें इसकी सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तनों ने इन्हें मारा। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से ज्यादातर पंछियों के रूप चतुर्थ वाले में कुर्म, छिपकली, सर्प, टू आटर्स, मगरमच्छ, पंछी और स्तनधारी। तृतीय वाले में 50, जिसमें डायनासोर विलुप्त है। क्रिप्टेशंस में 100, जुरासिक में 150, ट्राइएसिक में 200, थैलोसिब्डिक विलुप्त है। पार्मियन 250, थैकोडॉन्ट विलुप्त। सैरोसिब्ड, पेलिकोरोसौर विलुप्त है। साइनोपॉप्सिड, कार्बोनिफरस 300-350, आरंभिक सरीसृप विलुप्त। भूवैज्ञानिक कालों से होकर कशेरुकी का विकास इतिहास का चित्रण दिया गया है। चित्र 7.10 में विकसित हो गए। सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच निहित है। इस युग के छोटे सरीसृप आज के दौर में भी विद्यमान है। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू मंजोरू थे, जिसकी जीवाश्म फोसिली छोटे आकार के हैं। स्तनधारी प्राणी जरायुजु होते हैं तथा उनके अजन्मे शिशु मां के शरीर के अंदर गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी
छोटी से छोटी खतरों से प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं। जब सरीसृप की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका स्तनधारी घोड़ों से मिलता जुलता हैप्पीपोटसम, दरियाई घोड़ा, भालू तथा खरगोश आदि थे। महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिण एवं उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया और ये उत्तरी अमेरिका प्राणी जगत पर छा गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिला तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्यक हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जैसे कंगारू आदि जीवित रहे, क्योंकि उन्हें दूसरों अन्य स्तनधारी जीवों से कम प्रतियोगिता थी। आधुनिक युग के कुछ स्तनधारी प्राणियों के पूर्वजों को चित्र 7.5 में दिखाया गया है। कहीं हम यह बताना भूल तो नहीं गए कि कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, सील तथा समुद्री गाय आदि। हाथी, घोड़े एवं कुत्ते के विकास की बातें विकास की विशिष्ट कहानियां हैं। इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी इसके पास भाषा कौशल एवं आत्मबोध या स्व चेतना है। जीवन के स्वरूपों के विकास भूभौगोलिक मापदंडों पर उनकी समय तथा भूभौगोलिक समय अवधि एवं उनके संकेतों को स्थूल रेखा चित्र 7.9 और 7.10 को दर्शाया गया है। मानव के उद्भव और विकास लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस नामक नर वानर विद्यमान थे। इन लोगों ने शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। रामापिथिकस आधुनिक मनुष्य जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथिकस वन मनुष्य एप जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया चित्र 7.11 में कुछ जीवाश्म पसलियां और अस्थियां मानव जैसी प्राप्त हुई हैं। ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाती हैं जो इस विश्वास को आगे बढ़ाती हैं कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर बानर गौण प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट से खड़े नहीं थे, किंतु वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेसीन आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियार से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फल का ही भोजन करते थे। खोजी गई अस्थियों में कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी। इस जीव का पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया और इसे होमोबिलियस कहा गया था। उसकी दिमाग क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे। 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। यह चरण था होमो इरेक्टस, जो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था तथा नीडरटॉल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए लगभग 1 लाख से 4,40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई मस्तिष्क मानव दे रखी है। आधुनिक वयस्क मानव शिशु चिंपैंजी और वयस्क चिंपैंजी की खोपड़ियों की तुलना शिशु चिंपैंजी की खोपड़ी अधिक मानव सम है। अपेक्षाकृत वयस्क चिंपैंजी की खोपड़ी के दृश्य ये प्रकट किए गए हैं। कुल 6 दृश्य दिखाए गए हैं। देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सेपियंस मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और यह धीरे धीरे महाद्वीपों को से पार पहुंचा था तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में यह आधुनिक युग मानव पैदा हुआ। मानव के
प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। सारांश, पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को समझने के लिए ब्रह्मांड और पृथ्वी के उद्गम की जानकारी की पृष्ठभूमि अपेक्षित है। अधिकांश वैज्ञानिकों का विश्वास रासायनिक विकास में है, अर्थात जीवन के प्रत्येक कोशिकीय रूपों के उदय के पूर्व 2 अणु पैदा हुए। प्रथम जीवों के बाद की उत्तरोत्तर घटनाक्रम कल्पना मात्र है, जिसका आधार प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास संबंधी डार्विन का विचार है। करोड़ों वर्ष के दौरान जीवन में विविधता रही है। माना जाता है कि जीव संख्या की विविधता परिवर्ती चरणों के दौरान हुई आवास विखंडन और आनुवांशिक प्रवाह के नए प्रजातियों की उत्पत्ति में सहायता की, और इसी प्रकार विकास संभवतः हो सखावत अवतरण की स्पष्टीकरण सहजता ने किया। तुलनात्मक शरीर रचना, जीवाश्म तथा तुलनात्मक जीव रसायन विकास के प्रमाण उपस्थित करते हैं। व्यक्तिगत प्रजाति के विकास की कहानियों में आधुनिक मानव की विकास कथा सबसे रोचक है, और लगता है कि मानव मस्तिष्क और भाषा में विकास के समानांतर चलता है।